दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। डेली करंट अफेयर्स के इस क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में 7 फरवरी 2026 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का संपूर्ण संकलन होगा। अगर आप पहली बार यहाँ पर इस सीरीज से जुड़े हैं तो ये ध्यान रखिए कि प्रत्येक दिन क्लास को आपको फॉलो करना है और बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ से आपकी हो जाएगी। किसी अन्य स्रोत पर आपको भटकने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। चलिए फिलहाल सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पूर्व दोस्तों पिछले क्लास में एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि बिहार के वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने 2 फरवरी 2026 को बिहार विधान मंडल में आर्थिक समीक्षा 25-26 या फिर आप बोल लीजिए आर्थिक सर्वेक्षण या फिर इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 जो इसका 20वां संस्करण है ये प्रस्तुत किया। तो राइट आंसर था विजेंद्र प्रसाद। अच्छा, लगे हाथों हम यहाँ पर यह चर्चा कर लेते हैं कि बिहार सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण सबसे पहले कब पेश किया था, किस वित्तीय वर्ष में। तो वर्ष 2006-7 में, जब तत्कालीन वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी थे, इनके द्वारा ये जारी किया गया था। ये तमाम चीजें आपको ध्यान रखना। ऐसे तो सर्वेक्षण को लेकर यानी कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार को लेकर ये जानकारी हमने आपको दिया है, वन लाइनर फॉर्मेट में भी चीजों को आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसको लेकर एक सेपरेट वीडियो जो हमने ये वाला आपको दिया है, तो हजारों लोग इसको ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो समय निकालिए, इस वीडियो को देखिए। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, पहले भी पूछे गए हैं। ये बतलाने की जरूरत नहीं है कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं, आप लोग जानते हैं सवाल यहां से हर बार पूछे गए हैं। दोस्तों अब यहां पर हम आज के सेशन की शुरुआत करें। आपके पास एक सुनहरा मौका, ये अंतिम अवसर है बीपीएससी एडीओ का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का। जो ऑफर हमने आपको दिया था कि तमाम जो टेस्ट सीरीज है बीपीएससी एडीओ के लेके कंप्लीट प्रिपरेशन को लेकर, तीनों पेपर का और प्लस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और करेंट अफेयर्स की जो मासिक हमारी पत्रिका यानी कि ई बुक जो आती है, वो तमाम चीजें केवल और केवल 99 रुपये में। ऑफर जल्द समाप्त होने वाली है। आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अन्यथा रेगुलर जो इसकी फी है वो 299 है। चलिए अब यहां पर हम सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। आज के वीडियो में कई सारे प्रश्न बजट से संबंधित होंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा हाल ही में 3 फरवरी 2026 को जारी बिहार बजट 26-27 की मुख्य विषय या फिर थीम क्या है। दोस्तों राइट आंसर इसका होगा संपन्न बिहार, समृद्ध बिहार। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। बजट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से सवाल बनते हैं। ये आप लोग जानते हैं कि पिछले बार भी बीपीएससी एग्जाम में यहां से कई सारे सवाल बने हैं। देखिए यहां पर फिलहाल हम आते हैं इसके विश्लेषण में, चूंकि इसको लेकर एक वीडियो भी हमने दिया है आपको। बिहार बजट की तमाम जानकारी उसमें हमने एकदम डिटेल में दिया है, कुछ भी आपका नहीं छूटेगा। वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहां पर जो आंकड़े आपके बीच हैं बजट से संबंधित, आप लोग जानते हैं कि अभी नवंबर 2025 में बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली है, सरकार बनी है नीतीश कुमार के नेतृत्व में। तो वित्त मंत्री नए मंत्रिमंडल में विजेंद्र प्रसाद यादव हैं, इनके द्वारा जो 3 फरवरी को बजट पेश किया गया बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए 3,47,589.76 करोड़ रुपए का, यह बिहार के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। और यह पहली बार है जब उन्होंने सदन में बजट पेश किया। अच्छा, सदन यानी कि बात हम कर रहे हैं बिहार विधान मंडल की। दोस्तों बिहार विधानमंडल को आप लोग भली भांति जानते होंगे, जिस प्रकार से संसद में अगर भारतीय संसद की 2 सदनों की बात करें, उच्च सदन, निम्न सदन, जो कि राज्यसभा जो है वो उच्च सदन है और लोकसभा जो है निम्न सदन है, उसी प्रकार से विधानमंडल की अगर हम बात करेंगे, राज्य विधानमंडल के जो 2 सदन होते हैं उनमें निचला सदन होता है विधानसभा और जो उच्च सदन होता है वो होता है विधान परिषद। इसको याद रखिएगा। और याद रखने का एक ट्रिक ये है, जैसे कि दोनों में विधान है, विधानसभा और विधान परिषद। अब परिषद में जो अक्षर है वो थोड़ा ज्यादा है सभा की तुलना में, विधानसभा छोटा है, विधान परिषद बड़ा है। तो उसको रिलेट कीजिएगा, जो बड़ा है वो उच्च, जो छोटा है वो निम्न। तो आपको याद रह जाएगा अगर यहां से कोई कंफ्यूजन होती है तो इस तरह से ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। और बिहार में अगर हम देखें बजट की बात करें तो ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इससे पहले वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए सम्राट चौधरी ने 3,16,895 करोड़ का बजट पेश किया था। उससे पहले जो भी बजट पेश हुए वो चर्चाएं और नीचे हमने कर दिया है, आप लोग चाहें तो इसको देख सकते हैं। बजट में कई और भी बातों को लेकर हमने लगभग आपको 50 पॉइंट करवाए हैं और मेरा
उम्मीद है कि यहां से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। तो बजट से संबंधित ये सारे कुछ पॉइंट जो अभी आप देख रहे हैं, इस पर हम ज्यादा डिस्कस तो नहीं करेंगे, क्योंकि बजट का जो स्पेशल वीडियो हमने आपको दिया है वो आपको देखना है। चलिए उसे जरूर देखिएगा। फिलहाल दूसरा प्रश्न ये बजट से ही संबंधित है, आंसर करने का प्रयास कीजिए कि बिहार सरकार द्वारा वित्त वर्ष 26-27 के लिए कुल 3,47,589.76 करोड़ बजट प्रस्तुत किया गया। बताएं कि किस विभाग को सर्वाधिक बजट का आवंटन प्राप्त हुआ है। दोस्तों, शिक्षा विभाग को सबसे अधिक राशि मतलब आवंटित किया गया है। अब इसके मतलब आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 68,000 करोड़ से अधिक है, और पूरे बजट की अगर हम बात करें तो लगभग 20%, 19.63 समथिंग ऐसे कुछ आता है। तो इतना परसेंट है, मतलब सर्वाधिक राशि शिक्षा विभाग के लिए आवंटित किया गया है। देख रहे हैं, शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग को मिलाकर 68,216.95 करोड़ रुपए का आवंटन यहां पर किया गया है, जो कि आपको ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। और हमने कई बार यह भी बोला है कि पूरे भारत में सबसे अधिक राशि जो शिक्षा पर खर्च करते हैं, या फिर किस राज्य का शिक्षा बजट सबसे अधिक है, तो कई वर्षों से बिहार इसमें अव्वल है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो अन्य विभागों की हम बात किए हैं, ये सारे वैसे महत्वपूर्ण विभाग हैं जिससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। जैसे दूसरे नंबर पर रहा ग्रामीण विकास विभाग, फिर स्वास्थ्य विभाग, ये तमाम चीजें, गृह विभाग, ऊर्जा विभाग, सड़क निर्माण विभाग, ये सभी आपको याद रखना है। दोस्तों, अगले प्रश्न पर जाने से पहले एक जानकारी हम आपको ये दे दें, बजट के स्वरूप को देखिएगा। वर्ष 2014-15 में जहां बिहार का बजट 1,16,000 करोड़ था, वहीं पर 26-27 के लिए 3,47,589 करोड़ हो गया है। लगातार इसमें इजाफा हुआ है। 2004-5 की तुलना अगर 2026-27 से करेंगे तो 11 गुना ये अधिक हो गया है। कितना गुना? तो 11 गुना। और ये तमाम चर्चाएं आपको देखने को मिलेगा बिहार बजट वाले इस वीडियो में। इस वीडियो को आपको हर हाल में देखना है, इसे छोड़ना नहीं है। दोस्तों, तमाम चीजें लगभग 50 पॉइंट जहां से एग्जाम में सवाल बनने की प्रबल संभावना है, डायरेक्टली यहां से आपको पूछे जा सकते हैं। चलिए फिलहाल हम आते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न आपके बीच है कि 2 फरवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्रदान किया गया है। दोस्तों, मिनी रत्न जो कैटेगरी है, जो कंपनियों को दिया जाता है, इसमें 2 श्रेणी है, श्रेणी 1 यानी कि कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। अभी हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है फरवरी 2026 में? तो यंत्र इंडिया लिमिटेड को। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, वही चीजें यहां पर लिखा गया है। अब अगर नए आंकड़ों की बात करें तो 2026 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में 74 मिनी रत्न कंपनी है। जिस 74 की बात हम यहां पर कर रहे हैं मिनी रत्न कंपनियों की, तो श्रेणी 1 में 61 है और श्रेणी 2 में 12 कंपनियां शामिल है। ये चीजें ध्यान आप रखिएगा। मतलब लगभग यहां पर ये जो है ना, ये लगभग की बात यहां पर हो रही है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि कंपनियां इसमें अधिक है, तो सटीक जानकारी कई जगहों पर हमको नहीं मिला है। तो आप इसको लगभग मान के चलिएगा। मतलब हर जगह ये लगभग शब्द का ही प्रयोग किया गया है। लेकिन ये मिनी रत्न के अपोजिट हम अभी बात करेंगे महारत्न कंपनियों की, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी संख्या भारत में है 14। वो तो सटीक डेटा है, लेकिन यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन है। विकल्पों को देखते हुए हल कीजिएगा। फिलहाल मेरी जानकारी में 74 मिनी रत्न कंपनियां हैं, लेकिन जब दोनों का आप जोड़ेंगे तो 73 ही होगा। तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा, लगभग के आसपास मान के चलिएगा। अब एक चीज समझिएगा, श्रेणी 1 और श्रेणी 2 होता क्या है। दोस्तों, श्रेणी 1 जिसमें अधिक कंपनियां हैं, इसको ध्यान रखिए कि ये 3 साल तक लगातार लाभ कमाती है। कहने का मतलब यह है कि लगातार 3 साल तक प्रॉफिट में रहती है, और इसका जो नेटवर्थ होता है ये सकारात्मक होता है। नेगेटिव इंपैक्ट इसमें नहीं होता है नेटवर्थ पे। लगातार 3 साल तक प्रॉफिट में रहती है। और वहीं श्रेणी 2 में भी देखेंगे कि लगातार 3 साल तक लाभ तो कमाती है, लेकिन इसका लाभ जो है ये 30 करोड़ रुपए या फिर उससे अधिक होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में उसे श्रेणी 2 में रखा जाता है।
तो ये चीज समझिएगा। अभी एक हमने शब्द का प्रयोग यहां पर इस विश्लेषण में किया था। मतलब यहां पर देखिएगा, प्रश्न में आपको देखने को मिला सीपीएसई, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। ये वो कंपनियां होती है, इसके लिए जो शब्द प्रयोग होता है सीपीएसई, ये वो कंपनियां होती है जो भारत सरकार की, मतलब जिसमें भारत सरकार की कम से कम 51% हिस्सेदारी होती है। ये ध्यान रखिएगा, वैसी कंपनियां जिसमें भारत सरकार की कम से कम 51% पार्टनरशिप हो और यह केंद्र सरकार के अधीन कार्य करती है। तो मतलब बेसिकली देश के विकास में इनका एक अहम योगदान होता है। और अभी हाल ही में ये जो यंत्र इंडिया लिमिटेड है, इसको शामिल किया गया है मिनी रत्न श्रेणी 1 में। अब जो सूची अभी आप देख रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में जैसे कि 14 महारत्न की कंपनी है, जैसे यहां 2024 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इसमें शामिल किया गया है। और ये पूरी की पूरी सूची है, सवाल बनने की प्रबल संभावना है, इसको ध्यान रखिएगा। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए फिलहाल आइए अगले प्रश्न पे। हमारा अगला चौथा प्रश्न आपके बीच है कि 2026 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, एक सेकंड यहां पर रुकिएगा, 2026 में होगा, यहां मिस टाइपिंग है। 2026 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रारंभ किए गए प्रोजेक्ट वोल्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ये फरवरी 2025 आप 26 बोल लीजिए। तो प्रोजेक्ट वोल्ट आखिर है क्या, इसकी चर्चा हम अच्छे से करेंगे। फिलहाल राइट जो आंसर है ये हो जाएगा यहां पर विकल्प नंबर बी, यानी कि दुर्लभ खनिजों व धातुओं, दुर्लभ खनिजों व धातुओं का रणनीतिक भंडारण करना, ये इसका मूल उद्देश्य है। अब यहां पर समझिएगा कि ये वास्तव में क्या है। अगर आप लोग नहीं जान रहे हैं तो इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले एक बात हम आपको बतला दें कि अभी बीपीएससी मेंस वाले कोर्स में कुछ इसी प्रकार की पहल है। जैसे कि प्रोजेक्ट वोल्ट का उद्देश्य क्या है, तो दुर्लभ खनिज व धातुओं का रणनीतिक भंडारण सुनिश्चित करना। मतलब जो इसमें खास करके परेशानी आती है, बेसिकली दुर्लभ यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट में जो चाइना बहुत आगे है। वर्तमान समय में कंप्यूटर, मोबाइल यानी कि टेक्नोलॉजी जो है वो रेयर अर्थ एलिमेंट पर ही टिका हुआ है। तो इसको लेकर इसी की रणनीतिक भंडारण को सुनिश्चित करने की दिशा में एक पहल है। लेकिन इसी तरह का एक मिलता जुलता पहल जिसका नाम है पैक्स सिलिका, ये भी अमेरिका का ही एक प्रकार का रणनीतिक पहल है, जो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो सेमीकंडक्टर चिप्स होता है, इसकी वैश्विक सप्लाई चेन को सुनिश्चित करने, इसको सुरक्षित करने को लेकर ये मतलब बातें मतलब इस पहल के तहत कही गई है। और एक जानकारी यहां से निकल कर आती है कि भारत को इसका पूर्ण सदस्य बनाने को लेकर मतलब अमेरिका ने मतलब ये घोषणाएं की है। अभी वर्तमान में हालांकि 9 सदस्य हैं। तो इसको लेकर मेंस वाले कोर्स में, इस वाले कोर्स में हमने डिटेल जानकारी आपको दिया है, जो आपकी आगामी 71वीं 72वीं बीपीएससी मेंस के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होने वाली है। और अगर आप बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन एक ही साथ कर रहे हैं तो इसको लेना अनिवार्य है आप सभी के लिए। चलिए फिलहाल हम यहां पर जो बेसिकली प्रोजेक्ट वोल्ट की बात कर रहे हैं, 2 फरवरी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। यह पहल स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहनों और रक्षा उपकरणों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों का एक विशाल भंडार बनाएगी। दरअसल प्रोजेक्ट वोल्ट यह सुनिश्चित करेगा कि देश में किसी भी महत्वपूर्ण खनिज की कमी न हो, विशेष रूप से चाइना की दुर्लभ खनिज व धातुओं पर जो निर्भरता है, लगभग मान के चलिए 40% से ऊपर इसमें जो दबदबा है वो चाइना का है। यहाँ बहुत ज्यादा ये रेयर अर्थ एलिमेंट पाए जाते हैं। तो निर्भरता जो चाइना पर है अमेरिका के, इसको कम करने की दिशा में ये एक पहल है प्रोजेक्ट वोल्ट। आई होप कि अब आप समझ चुके हैं। अभी चर्चाएं और हम करेंगे। देखिए इसके लिए ये $12 बिलियन का एक प्रोजेक्ट है। एक चीज यहां पर यह समझना आपको कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी कि तेल भंडार की तर्ज पर बनाया गया, जो आर्थिक और भू राजनीतिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। अब इसको समझिएगा वास्तव में ये है क्या। देखिए अमेरिका के पास जो तेल भंडार है या फिर और भी खनिज पेट्रोलियम पदार्थ है, उसका इस्तेमाल वो बहुत कम करता है। तो सवाल यहां पर यह है कि फिर मांग कैसे पूरी होती है, तो दूसरे देशों से आयात करके। दोस्तों सवाल यहां पर एक ये भी उठता है कि ऐसा अमेरिका क्यों नहीं करता है। तो उसके खनन पर जो भी खर्च है, उससे जो प्रदूषण होती है, वो तमाम चीजों को यहां पर मद्देनजर रखते हुए कम से कम इसका इस्तेमाल करते हैं और अधिकतर दूसरे देशों पर ही निर्भर है। और ये वास्तव में एक अच्छा पहल भी है कि जब तक पेट्रोलियम पदार्थ दुनिया में है कि इसे आयात करके ही काम चलाया जाए, जब इस तरह संभव है।
तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। इसी के तर्ज पर यह है कि इसमें निर्भरता मतलब एक प्रकार से जो चाइना के ऊपर है वो समाप्त हो जाए और सशक्त हो जाए। चलिए फिलहाल यहां पर इन बातों को ध्यान रखिएगा। लेकिन जो हम रेयर अर्थ एलिमेंट की बात कर रहे हैं इसमें दो कैटेगरी होता है, एक होता है थोड़ा कम और एक होता है हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट। और यहां पर देखने का प्रयास कीजिएगा, ये जो आपको थोड़ा लाइट कलर में दिख रहा है, मतलब ये हल्का जो फीका कलर में दिख रहा है, तो ये लाइट एयर अर्थ एलिमेंट है और ये हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट है जो बड़ी मुश्किल से पृथ्वी में पाए जाते हैं। दोस्तों इसकी जो संख्या है कुल मिला के रेयर अर्थ एलिमेंट की वो 17 है इस समय ज्ञात जानकारी के आधार पर। अब इसको समझिएगा, यहां पर जो लेंथेनाइड सीरीज है तो इसमें आपको 15 एलिमेंट देखने को मिलेगा और ये 15 एलिमेंट में क्या क्या है, लेंथेनम से लेकर लुटेटियम तक, मतलब यहां से लेकर यहां तक, और 2 एलिमेंट यहां पर आपको दिखेगा। हालांकि इसका जो नाम है कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहां पर आपके बीच हमने रखा और मैंने क्या बोला कि इसमें 17 एलिमेंट है जिस पर चाइना की जो एक प्रकार से पकड़ है, पकड़ क्या मतलब यहां पर अधिक पाए जाते हैं। अच्छा दोस्तों आगे अगले प्रश्न पर जाने से पहले एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे तमाम जो स्टडी मटेरियल होते हैं करंट अफेयर्स के या फिर और किसी भी एग्जाम को लेकर, आप प्ले स्टोर से बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए। वहां पर तमाम स्टडी मटेरियल नोट्स फॉर्म में आपको मिल जाएगा, आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। अभी हाल ही में एक नया जो पीडीएफ आया है बिहार स्पेशल का, ये वाला आप वहां से डाउनलोड कीजिए, प्रिंट कीजिए, पढ़िए और हाईलाइट कीजिए चीजों को। और एग्जाम जब नजदीक हो तो वो जब नोट्स आपके पास उपलब्ध रहेगा तो रिवीजन फटाक से आप दे देंगे, वो आसान हो जाएगा। ये पूरे साल भर का संग्रह है, बीपीएससी एडीओ और भी जितने भी एग्जाम है 72वीं बीपीएससी, और भी अगर हम बात करें जो आगामी आयोजित होने वाली परीक्षाएं वहां पर आपको मदद करेगा। अभी बीपीएससी टीआरई 4 का भी वैकेंसी आने वाला है, नोटिफिकेशन थोड़ा बहुत मतलब इस तरह बातें निकल कर आई है, देखने को मिला है। चलिए फिलहाल यहां पर आइए अगले प्रश्न पे। अगले महीने तक नोटिफिकेशन ऑफिशियली आ जाएगा संभवतः बीपीएससी टीआरई 4 का। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला मानव संसाधन निदेशक के रूप में हाल ही में किसने कार्यभार संभाला है। पहली महिला मानव संसाधन निदेशक यानी कि डायरेक्टर के रूप में प्रयागराज यूपी की निवेदिता दुबे ने कार्यभार संभाला, ये पहली महिला है इस पद पर। तो विकल्प नंबर डी आप यहां पर हालांकि इन्हें देख भी सकते हैं। चलिए तो ये प्रश्न है कि हालिया जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में नवीनकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन बन गया है। नवीनतम डेटा जो कहती है उसके आधार पर सबसे आगे गुजरात है। दोस्तों गुजरात जो है भारत की रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीनकरणीय एनर्जी क्षमता में सबसे बड़ा योगदान देता है। अभी जो डेटा सामने आया है नवीनकरणीय स्थापित नवीनकरणीय ऊर्जा क्षमता में 42.538 गीगावाट जो मतलब इसकी क्षमता यहां तक पहुंच गई है। अगर आप भागीदारी की बात करेंगे परसेंटेज वाइज पूरे मतलब भारत के संदर्भ में, तो यहां पर कुल हरित ऊर्जा क्षमता का लगभग 16.5% ये केवल गुजरात ही कवर करता है। तो ऐसे गुजरात कई मामलों में आगे हैं, जैसे कि गुजरात ने पवन, सौर और हाइब्रिड परियोजनाओं के एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाया है और इसी के दम पर अभी गुजरात को ये उपलब्धि हासिल हुई है। साथ ही वर्तमान में गुजरात जो है ये सोलर रूफटॉप के क्षेत्र में देश में सबसे आगे है। और एक जानकारी और, यहां पर गुजरात में जो जिला है कच्छ जिला में बन रहा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क दुनिया का सबसे बड़ा ये खास करके सोलर पार्क होगा, ये भी आपको यहां से ध्यान रखना है। और साथ ही साथ यह भारत को वर्ष 2070 तक जो भारत सरकार का केंद्रीय लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो यानी कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का है, उसको मदद करने में जो लक्ष्य है भारत सरकार का, तो उसमें काफी मदद करेगा। मतलब जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने में भारत सरकार की मदद होगा, मतलब इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो। और इसी को लेकर तो एक पहल है ना ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसकी शुरुआत 2015 में हुई थी फ्रांस के सहयोग से और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। अभी अमेरिका ने क्या कहा है कि 66 संगठन से वो बाहर हो रहा है, उसमें ये भी भारत का पहल है ISA। अब यहां पर दूसरी ओर जब एक और अमेरिका भारत के अंतर्राष्ट्रीय पहलों से बाहर हो रहा है, वहीं दूसरी ओर पैक्स सिलिका, अभी जो हम जानकारी आपको दे रहे थे थोड़ा बहुत, तो पैक्स सिलिका में भारत को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल करने की बात कही है। तो ये चीजें भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अच्छा आई होप कि आप नवीनकरणीय ऊर्जा आप समझ रहे हैं। दोस्तों ये ऊर्जा के वो स्रोत होते हैं जो लगातार प्राकृतिक रूप में उपलब्ध होते हैं, जो समाप्त नहीं होते हैं।
क्योंकि सोलर ऊर्जा अगर हम बात करें तो इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। हालांकि सोलर ऊर्जा के अतिरिक्त पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास, जियोथर्मल, समुद्री ऊर्जा, मतलब इस तरह जो है वो खास करके नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत में आते हैं। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ेंगे। कुछ प्रश्न, 7 से 8 प्रश्न और है जो मूलतः बजट से संबंधित है। अगले प्रश्न पे जाने से पहले दो तमाम कोर्स आपको एप्लीकेशन पे दिखते हैं। बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर सभी कोर्स में फ्लैट 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। जो पहली बार एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके तमाम कोर्स को ले सकते हैं। इस कूपन कोड को अप्लाई कीजिएगा। चलिए फिलहाल अब हम यहाँ पर बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। हालांकि सभी तो नहीं, सभी देखने के लिए आप उस वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर एक प्रकार से प्रैक्टिस भी आपका हो जाएगा। स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। और यहाँ पर जो बजट के प्रश्न हमने रखे हैं ये वास्तव में काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में मौजूदा वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने 3 फरवरी 2026 को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में वित्त वर्ष 26-27 का बजट प्रस्तुत किया? तो विजेंद्र प्रसाद यादव हैं वित्त मंत्री। बिहार सरकार द्वारा वित्त वर्ष 26-27 के लिए प्रस्तुत कुल बजट का आकार कितना है? 3,47,589.76 करोड़। पिछले बजट की तुलना में ये आपको ध्यान रखना है लगभग 10%, ये अधिक है, इसमें 10% का इजाफा है। अगला प्रश्न है कि बिहार बजट 26-27 को किस राज्य सरकार के, या फिर बिहार बजट 2026-27 को यहाँ पर ये किस जो लिखा गया ये अतिरिक्त है, तो राज्य सरकार की किस महत्वाकांक्षी परिकल्पना के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है? तो दोस्तों 7 निश्चय 3 जो योजना है, 7 निश्चय फेज 3, एक्चुअली इसकी शुरुआत जो हुई थी, जो बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, बेसिकली नीतीश कुमार बोल लीजिए, 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2015 से इसका फेज 1, 2015 से 20 तक इसका फेज 1 चला था। फिर 2020 से इसका फेज 2 चला था 2025 तक, और फिर 2025 से 30 की अवधि के लिए इसका फेज 3 संचालित हो रहा है। तो जो बजट है बेसिकली इसी के इर्द गिर्द घूमती है, जो इसमें 7 लक्ष्य निहित है। और ये 7 लक्ष्य क्या क्या है बजट वाले वीडियो में देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार बजट 26-27 में शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग के लिए कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो 68,216.95 करोड़ रुपए। तो विकल्प नंबर कौन सा? विकल्प नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार बजट 26-27 में अनुमानित राजकोषीय घाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जीएसडीपी का लगभग कितना, खास करके कितना प्रतिशत है? जीएसडीपी आप लोग समझ रहे हैं ना, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसमें जो राजकोषीय घाटा अनुमानित है, परसेंटेज वाइज देखेगा तो 2.99%। विकल्प नंबर बी इसका राइट है। यहां पर अगला प्रश्न है कि बिहार बजट 26-27 को किन 5 मूल संकल्पों के आधार पर तैयार किया गया है? इन 5 मूल संकल्प को देखिएगा विकल्पों में, तो ये वाला विकल्प सही है, ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान। ये 5 जो इसके खास करके संकल्प हैं, इस पर ये बजट आधारित है। अगला प्रश्न यहां पर देखिए, बिहार बजट 26-27 में पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रावधान कुल बजट का लगभग कितना प्रतिशत रखा गया है? तो कुल बजट का लगभग 18%, एग्जैक्ट 18.26% रखा गया है। एक और प्रश्न है कि बिहार बजट 26-27 के अनुसार राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्राप्ति किस स्रोत से होता है? तो केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा, ये सबसे अधिक राजस्व प्राप्ति यहीं से होता है। तो दोस्तों बजट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को इसमें हमने आपको रखा है, लेकिन थ्योरी में पूरा बजट देखिएगा आप लोग इस वाले वीडियो में, आप लोगों को जरूर देखना है। फिलहाल आज के क्लास का, आज के सेशन का ये प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित, जो बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट जो आया था, उसी से संबंधित ये प्रश्न है। इसका आंसर कीजिए और वीडियो समाप्त होने के बाद इस बजट वाले वीडियो को जाके देखिए। और अगर आप लोग ये अलाउ करेंगे कि सर कल वाले क्लास में दोनों का सम्मिलित जो एमसीक्यू है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण और बिहार बजट, दोनों को मिला के इसका एक जो क्लास है वो कल वाले क्लास में सारे प्रश्नों को कवर कीजिए, ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए। और तब तक आप लोग एक दिन का जो समय है, इसको दोनों टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिए। जब वहां पर मैं प्रश्न लेकर आऊंगा, अगर आप लोग अलाउ करेंगे तो प्रश्न लेकर मैं जब आऊंगा तो बड़ा मजा आएगा और थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कई बार ये देखने को मिला है कि एक नहीं बल्कि 2 प्रश्न पूछे गए हैं बजट से,
संबंधित प्रश्न पत्र को थोड़ा उल्टा के देखिएगा तो ये चीज़ आपको समझ में आएंगी। तो आज के सेशन को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, और जो जानकारी हमने आपको दिया था ये तमाम कोर्स को लेकर, जैसे बीपीएससी एडीओ में भी समाप्त होने वाली है, और इसके अतिरिक्त ये करंट अफेयर्स का विजेता बैच है। इसको लेने के लिए पहली बार अगर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा तो ये न्यू 15 जो कूपन कोड है ये आप जरूर अप्लाई करेंगे, तभी तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। और ये वाले पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, जो लोग ऑलरेडी लिए हुए हैं कोर्स वहां पर आपको ये मिला होगा। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।